तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल एक वीडियो आप लोग के लिए लाए हैं, और ये खासकर जो बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और उसमें जो स्पेसिफिक जो मैथ्स की तैयारी करते हैं या जो एस्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक कंप्लीट सेट आप लोग के लिए हम सिलेक्ट करके लाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आएगा। हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से चीज़ों को धीरे धीरे आपके साथ हम एक्सप्लेन करें, ताकि बारीकी से आप चीज़ों को समझें। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल 31, उसमें जैसे पैटर्न पूछा जाता है उसी तरह से यहाँ पे है। तो 31 नंबर में मैथ से है, जिसमें बोला ये जा रहा है, इसको जब तक पढ़िए तब तक मैं कलर देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए वाइट ही रहने दें, या चलिए रेड कर देते हैं। हाँ, लिखा है कि 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर और 893 माइनस 786 के होल स्क्वायर, ये नंबर लिखा हुआ है। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आप करिए क्या, देखिए, जब इतना सारा मल्टीप्लाई करने की जब बात आता है ना, तो कोई ना कोई पैटर्न पे जरूर फिट होगा। अदरवाइज उसका ये नहीं उद्देश्य होता है कि आप मल्टीप्लाई करें, पूरा सोल्व करें, फिर जो है आप बनाएं, और टाइम पे आप कर भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए करिए क्या कि आप 893 को फिलहाल ए मान लीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकता हूँ कि 2 आएगा, लेकिन कैसे, थोड़ा सा टाइम रखिए, ध्यान रखिए। और मैं क्या करता हूँ, 786 को मेरे दोस्त बी मान लेता हूँ। अगर मैं वहाँ पुट करूँगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ 893 है वहाँ पे ए रख रहे हैं, जहाँ 786 है वहाँ पे बी रख रहे हैं, और इस तरह से ये आ जाएगा ए इंटू बी यानी ए बी। तो आप डायरेक्ट, आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, यानी अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन उसके पहले लगा हुआ है माइनस, तो अंदर का साइन बदल जाएगा और माइनस 2ab बन जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला हम निकालेंगे उसे आपको याद कर लेना है, ठीक ना। इतना टाइम नहीं देना है एग्जाम में। तो ये ए से ए कट जाएगा मेरे दोस्त, बी से बी कट जाएगा, 2ab कर देंगे तो ये आ जाएगा 4ab। तो 4ab बाई ए बी करिएगा तो फाइनली जो आ गया वो क्या आ गया, 4 आ गया। यानी आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी मैंने बोला था कि अगर मैं बोल दूं 2 नंबर ऑप्शन यानी बी, तो बिल्कुल क्या है, सही है। तो आपको नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, कभी भी इस तरह के पैटर्न आपसे पूछ ले तो बस इसका डायरेक्ट याद रखना है कि ये 4ab होता है। अगर ये 4ab है और नीचे ए बी है तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 4। तो नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दे, अगर तरीका पता है तो बस 1 सेकेंड काफ़ी है इसको बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट, इसको पढ़िए, देखिए क्या बोला जा रहा है। हम्म, बोला जा रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए यानी पास, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में एवं गणित दोनों में पास हुए। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, परसेंटेज का। तो इसमें होता क्या है कि डायग्राम बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो विद्यार्थी दोनों में रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों में जो है 75% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो आपको डायग्राम जो है पास का बनाना है, किसका बनाना है, पास का। तो डायग्राम किस तरह से बनाना है, एक नज़र हम लोग उस पर डाल लेते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट 2 है, एक है इंग्लिश और एक है गणित यानी मैथ्स। तो ये इंग्लिश में लिख लेता हूँ और इधर मैं मैथ्स लिख लेता हूँ, ठीक है। डायग्राम बनाते समय किन बातों का ध्यान देना होगा, तो मैंने कहा जो चीज़ दोनों के बारे में मेंशन किया जाएगा, जो चीज़ दोनों के बारे में मेंशन किया जाएगा हमें डायग्राम उसकी बनानी है। तो दोनों में पास की बात किया जा रहा है, तो हमें केवल और केवल पास की चर्चा करना है। हमें केवल और केवल किसकी चर्चा करना है, पास का। तो यहाँ देखिए कि 75% विद्यार्थी दोनों में पास हुआ है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप देख रहे हैं ना, तो ये पूरा इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा इंग्लिश का पार्ट है।
तो इसमें जो आप देख रहे हैं तो पूरा इंग्लिश 80% होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में 75 हो गया है, यानी इसमें और कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ताकि पूरा इंग्लिश मिला के कितना हो जाएगा 80। फिर आगे बोला जा रहा है 85% विद्यार्थी गणित में क्या हुआ है, पास हुआ है, 85 पास हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गणित को रिप्रेजेंट करेगा, यानी मैथ्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सर्कल। तो इस सर्कल में 75 हो चुका है और 85 मुझे जाना है लेकर के, तो इसमें और कितना हो जाएगा 10, यानी पास वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा मेरे दोस्त 75 और 5 80 या 10 90, यानी पास टोटल 90% हो गया। पास टोटल कितना हो गया 90%। और टोटल विद्यार्थी यहाँ हमेशा जो है 100% मानकर चलना है कि टोटल विद्यार्थी 100% रहा होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ है, अनुत्तीर्ण बोले तो फेल, तो 40 दोनों में फेल हुआ, अगर पास 90% हुआ है तो यहाँ से आप फेल निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 10%। और यही फेल का जो वैल्यू दे रखा है वो 40, यानी 10% की वैल्यू 40 है, और कुल विद्यार्थी पूछा जा रहा है यानी 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप ही बताइए, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। अगर 10% 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% की वैल्यू 4 आ जाएगा, तो 100% की वैल्यू 400। यानी सिंपली करना, 1% निकालने के लिए 10 से डिवाइड करना है, और 100% निकालने के लिए 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आप देखिएगा मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा टोटल 400, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए बी सी सही नहीं होगा, कौन होगा, डी होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला है, उनमें से एक प्रश्न है ये 40 नंबर। 40 नंबर देखिए क्या कर रहा है। बोला ये जा रहा है कि 729 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 7:3 हो जाए। 729 लीटर जो है एक मिश्रण है जिसमें दो चीज का मिश्रण है, दूध और पानी का। तो अगर ये दूध और पानी का मिक्सचर है मेरे दोस्त, अगर ये दूध और पानी का मिक्सचर है जिसमें दूध पानी किस रेशियो में है, तो आप कहेंगे 7:2 के रेशियो में है। जब इसमें कुछ पानी मिला दिया जाता है तो ये रेशियो चेंज होकर हो जाता है 7:3। अगर पानी मिलाया जाएगा तो दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये आप सब जानते हैं, है ना। यानी दूध का जो क्वांटिटी पहले वाले मिक्सचर में था, अगर उसमें हम कुछ पानी मिला देंगे तो मिश्रण तो बढ़ जाएगा, पानी भी बढ़ जाएगा उसमें, लेकिन जो दूध का क्वांटिटी जो स्टार्टिंग में रहेगा अब भी वही रहेगा। यानी हमें दूध को सेम करना होगा, और यहाँ खूबसूरती से जो है दूध ऑलरेडी क्या है, सेम है, तो सेम करने की भी झंझट नहीं है। अब एक ही चीज फिक्स वैल्यू दे रखा है, वो है 729 लीटर। ये जो 729 लीटर है ये क्या है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर ये टोटल मिक्सचर है। स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर 729 लीटर था, और यहाँ स्टार्टिंग में ये वाला है टोटल मिक्सचर, ये नहीं, इसमें तो कुछ पानी मिल गया है तो ये बढ़ के आएगा मिक्सचर। तो स्टार्टिंग में जो मिक्सचर यहाँ होगा वो 9 होगा, तो टोटल मिक्सचर यहाँ 729 है और यहाँ है टोटल मिक्सचर 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 729 है, तो हमें सबसे पहले 1 यूनिट का निकालना होता है, तो 9 से डिवाइड, यानी टोटल मिक्सचर का कंपेयर टोटल मिक्सचर से, और जिसे भी निकालना होगा उसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा इतना होता है, कितना पानी मिलाया गया, तो पहले देखिए पानी कितना यूनिट था, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट था, अब हो गया 2 से 3, यानी कितना यूनिट मिला दिया गया, 1 यूनिट। यानी 9 यूनिट की वैल्यू देकर आपसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ से आप सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो यह आ जाएगा 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, यानी 81 लीटर। तो कितना लीटर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 81 लीटर। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, टीन का एक टुकड़ा आयत की आकृति में है, अच्छा, जिसकी लंबाई 12 cm है और चौड़ाई 8 cm है। इसका उपयोग कर एक बंद घन जो है निर्मित किया जाता है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगा।
जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मान लिया जाए कि एक पेपर है, जैसे मैं यही पेपर हम आपको दिखाते हैं कि अगर ये पेपर है और ये पेपर आयताकार है, ठीक है, ये आयत के आकार का है ना। अगर ये आयत का आकार का है, रेक्टेंगल के आकार का है, और इसे मोड़ करके हमें एक बंद जो है क्या बनाना है, घन बनाना है, यानी क्यूब बनाना है, तो हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे चारों ओर और मोड़ करके क्या बना देंगे, घन बना देंगे। तो आप अगर गौर से देखिएगा तो जो आयत होता है उसमें उसकी जो कहने का मतलब है कि मोटाई होता है वो नगन के बराबर होता है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि इसका हम एक पेज लेकर के भी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन पेज फाड़ेंगे नहीं। तो अगर ये पेज है और ये जो है रेक्टेंगल शेप का है और इसे बंद कर करके मोड़ करके अगर एक घन बनाएंगे, तो ये जो आप सतह देख रहे हैं ना, ये पूरा सतह, ये पूरा सतह को एरिया बोला जाता है। देखिए ये वाला पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलेंगे पेरीमीटर। जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं, तब बोर्ड में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, यानी जो ये जो देख रहे हैं ये पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हम ये पूरा जो लिख रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सब एरिया में कर रहे हैं। तो ये कागज पहले रेक्टेंगुलर शेप का था, उसको आपने मोड़कर क्यूब शेप में दे दिया, तो उसका जो एरिया था, यानी जो ये कागज था, यही कागज अभी भी क्यूब में भी है, तो उसका एरिया बराबर होगा। यानी यहाँ पे आपको क्या बराबर करना है, तो आप कहेंगे हमको एरिया बराबर करना है। तो रेक्टेंगल की जो एरिया की मैं बात करूंगा, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 12 गुना 8। और इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, लेकिन जब हम क्यूब बनाएंगे तो उसमें टोटल 6 बीमा हो जाएगा, यानी 6 डायमेंशन हो जाएगा। तो उसका टोटल सरफेस का जो एरिया होगा वो 6 इंटू साइड का स्क्वायर होगा, और उसका साइड कुछ मान सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ से आप क्यूब का क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। 6 से काटिएगा 2 बार में, यानी 8 दूना 16। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, यानी ए की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 4 यूनिट हो जाएगा। ये जो 4 आप देख रहे हैं ये क्या है, तो जो नया वाला क्यूब आपने बनाया है रेक्टेंगल से, उसके प्रत्येक साइड की लंबाई 4 यूनिट है, यानी 4 cm है। तो कह रहा है कि घन की भुजा की लंबाई बताइए, तो वो हो जाएगा कितना, 4 cm, यानी 4 cm बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कम ही पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए, हमको कहना ये है। ऐसा नहीं कि हम जल्दबाजी में आवें, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा दें और आपको ऊपर ऊपर पार हो जाए, तो ज़्यादा फायदा आपको नहीं करेगा। तो हमें समझते हुए भी चलना है। चलिए आगे देखिए, कहता है दो शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से बी 40 के स्पीड से जाता है। देखिए यहाँ दो शहर है, अगर मैं दो शहर की मैं बात करूं, अगर मैं दो शहर की बात करूं तो एक शहर ए है और एक शहर जो है, ये शहर का नाम है। तो ए से बी तक जाता है एक कार, तो ए से बी जब जाता है, यहां से लेकर यहां जाता है, तो वो किस स्पीड से जाता है, तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। बहुत अच्छा। उसके बाद क्या करता है जी, उसके बाद वापस लौटता है, और वापस लौटता है बी से ए की तरफ, तो आता है वो किस स्पीड से, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लौट जाता है। तो यहाँ देखिए दूरी सेम है, जहाँ जाता है वहीं से वापस आता है जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो अगर दूरी सेम हो तो इसका औसत चाल का एक फार्मूला आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कि अगर दूरी सेम हो तो औसत चाल, तो दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है, दूरी से बिल्कुल फ्री होगा। 2xy बटे x प्लस वाई, इतना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये औसत चाल का फार्मूला है, ठीक। जहाँ एक्स वाई क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो अलग अलग दो जो स्पीड है वो एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आप औसत चाल निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2xy, तो x के जगह आप यूज करेंगे मेरे दोस्त, यानी पहला स्पीड 40 है, और b के जगह आप क्या यूज करेंगे, तो कहेंगे 60 बटा x प्लस वाई। तो अगर मैं x प्लस वाई की बात करूं तो आप कहेंगे x प्लस वाई करिए, यानी 60 और 40, तो 60 और 40 को अगर ऐड करेंगे तो 60 और 40 मिलके कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो तो आप काट ही सकते हैं, यानी नीचे, यानी आपको नीचे 100 डायरेक्ट लिखना है, मुझे समझाना था इसलिए मैंने ऐसे लिखा। यानी 6 चौ 24 दूना 48, यानी आ जाएगा 48 किलोमीटर
पर आवर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 48 किलोमीटर पर आवर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ठीक, चलिए दिख रहा होगा, बहुत अच्छा। लिखा है संख्या 2055 यानी 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें जिससे वह 27 से ठीक ठीक कट जाए। देखिए जो 2055 देख रहे हैं ना, ये जो 2055 देख रहे हैं, फिलहाल 27 से ही कट नहीं रहा है। अगर कटता तो आपसे सवाल क्यों पूछता? तो कहता है इसमें कुछ जोड़ेंगे ना तब ये 27 से कटेगा। तो पहले हम इसको भाग दे के देख लेते हैं क्या होता है। तो जब आप 27 से इसको भाग करने जाइएगा, जब आप 27 से इसको भाग करने जाइएगा दोस्त, तो ये क्या होगा सुनिए। 27 से इसको जब काटिएगा तो 27 8 2 16 ज्यादा हो जाएगा, 27 सत्ते कितना होता है जी 189, 7 49, बाकी 4 7 दूना 14 4 18 यानी 189। तो 205 में 189 घटाइएगा तो 11 5 16 आ जाएगा और ये 5 लिखा जाएगा। 27 छक 162, बहुत अच्छा। 27 छक 162 ही होना चाहिए, घटाइएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब आपसे मुझे एक सवाल पूछनी है, आपसे सवाल मुझे क्या पूछना है अभी मैं जस्ट पूछूंगा, सुनिए। फिलहाल ये कट नहीं रहा है, ये 3 की वजह से नहीं कट रहा है। अगर इसमें 3 कम होता ये नंबर, जैसे 2055 की जगह अगर 2052 होता तब ये 27 से पूरा पूरी कट जाता। आप कहेंगे बिल्कुल। अगर यही सवाल में पूछता कि 255 में सबसे छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे वो 27 से कट जाएगा, तो हम कहेंगे जो 3 रिमाइंडर बच रहा है इसी को घटा दीजिए ताकि वो कट जाएगा। लेकिन इसमें ये सवाल नहीं पूछा रहा है, पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ दें। जोड़ना भी है तो छोटी से छोटी संख्या ताकि ये 27 से पूरी तरह कट जाए। तो आप ही बताइए 27 से कम एक बार तो जाना चाहिए, जिसमें 3 है। अगर इसमें हम 24 जोड़ देंगे तो 24 और 3 मिलकर 27 हो जाएगा कि नहीं, तो ये पूरा कट जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या अगर जोड़ने की बात कहेगा तो वो 24 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या घटाने की अगर बात कर लेगा तो उसका आंसर क्या दे देना है 3। ये समझते हुए चलिए। तो सबसे छोटी संख्या जोड़े जाने वाली होगा वो होगा कितना, आप कहेंगे 24 होगा। चलिए आगे देखिए, बहुत अच्छा, इसको पढ़िए। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है लाभ हानि का और थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है कभी कभी। देखिए क्या बोल रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसे 550 रुपया 80 पैसा में खरीदा। उत्तरोत्तर छूट का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 है और इस पर वो 10% छूट देकर बेचता है यानी 90 में, और वो कहता है हम फिर से 10% और छूट देंगे। तो उत्तरोत्तर छूट का मतलब अब 100 का 10% नहीं, अब 90 का 10% वो छूट देगा, यानी 9 अब छूट देगा। तो ये होता है उत्तरोत्तर छूट। ये क्या होता है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे उत्तरोत्तर छूट होता है। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम बात आपसे ये करें कि इसका अंकित मूल्य कितना है, चूंकि छूट यानी डिस्काउंट की बात हमेशा अंकित मूल्य पर किया जाता है, तो अगर मैं छूट की बात करूं तो ये अंकित मूल्य पर किया जाता है। तो मान लो कि 720 रुपया अंकित मूल्य इसका है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये क्या किया है 10% छूट दिया है। अगर ये 10% का डिस्काउंट देगा मेरे दोस्त, तो इसका जब आप 10% निकालने जाओगे तो इसका जो 10% निकल कर आएगा वो आ जाएगा 72, यानी 72 का ये छूट देगा। अगर ये 72 का छूट देगा, चूंकि इसका 10% 72 होगा, तो 72 का छूट देगा तो ये बेचेगा कितना में। अगर ये 72 का छूट देगा तो ये कितना में बेचेगा, तो 72 घटा दीजिए, यानी 10 में से 2 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये बच जाएगा 1, यानी 11 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, आई बच गया 6, 648। अगर सिर्फ 10% छूट देगा तो ये सामान को 648 में बेचेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ है कि और कुछ छूट देकर इसको 550 रुपये 80 पैसा में बेच दिया गया। कुछ यहाँ डिस्काउंट किया होगा जिससे वो 550 रुपया 80 पैसा में बेच दिया। तो अब सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए कितने का डिस्काउंट दिया।
यहाँ एक तरीका है कि आप रेशियो ले लीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन रेशियो लेने में काटना भी तो पड़ेगा, टाइम लगेगा। इससे अच्छा हम इसी को काट लेंगे, आई समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो कुछ तो डिस्काउंट दिया होगा, तो हम घटा करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पॉइंट 1 लगा दीजिएगा और अगर घटाइएगा तो 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 0 जाएगा 7 और यहाँ पे तो 4 ही है, तो 14 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 9 और में से 5 जाएगा, यानी 97 रुपये 20 पैसे का छूट दे रहा है। तो 97 रुपये 20 पैसे का जो छूट दे रहा है कितना पर दे रहा है, तो आप कहेंगे 648 पर। अगर 648 पर 97 रुपया 20 पैसे का छूट दे रहा है तो 100 पर कितना छूट देगा, क्योंकि 100 पर जितना छूट देता है मेरे दोस्त उसी को तो कहते हैं परसेंट। तो ये पॉइंट अगर आप हटाइएगा तो नीचे 1 जीरो लाइएगा तो ये कट जाएगा 10 बार में। अगर गौर से देखिएगा तो 6 दौड़े 9, 48 दौड़े 72, यानी 1.5 टाइम्स में पूरा पूरी कट रहा है। अब 1.5 को जब 10 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये ओवरऑल आ जाएगा 15%, यानी ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा, 15% का। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सुंदर। आइए 9 नंबर सवाल, यानी 38 नंबर सवाल देखिए, इसको पढ़िए क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि 35 विद्यार्थी कम होते और 9 और विद्यार्थी फेल हुए होते तो यह अनुपात 2:1 होता, तो परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। पहले इस बात को समझिए, ये जो परीक्षा में बैठा हुआ है उसमें कुछ फेल हुआ है और कुछ पास हुआ है। तो ये है पास और ये है फेल, और आपको पता है कि पास और फेल दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल विद्यार्थी। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि टोटल विद्यार्थी रहेगा उसी में से ना कुछ फेल होगा और कुछ क्या होगा, तो आप कहेंगे पास होगा। ठीक है, अब ये कह क्या रहा है कि पास और फेल का जो अनुपात है 4:1 है, तो पास और फेल का अनुपात 4 है तो टोटल का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि 35 विद्यार्थी कम होते और 9 विद्यार्थी फेल हुए होते, 9 और विद्यार्थी फेल हुए होते, तब यहाँ दो दो चीज फिक्स करने की बात कर रहा है। तो आप जल्दी से इसको करिए, क्या इसको x मान लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको x मान करके इसको आप फिक्स कर लीजिए। अब ये रेशियो नहीं रहा, ये बिल्कुल क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर फिक्स हो गया। बहुत अच्छा। बाद में यह जो अनुपात होता है, हाँ, तो यह अनुपात जो हो जाता है वो 2:1 हो जाता है, यानी पहले 4:1 था, अब 2:1 हो जाता है। तो 2 पास 1 फेल, तो अब टोटल रहा होगा कितना, तो आप कहेंगे 3। ये जो 2:1 जो बाद में दे रहा है, मुझे जानना यह है कि क्या चीज का रेशियो है, तो आप कहेंगे सर ये पास और फेल का है, ये पास और फेल का है। ठीक है, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, इसको फिलहाल मैं अभी मिटा देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कह रहा है 35 विद्यार्थी कम हुए होते, 35 विद्यार्थी कम हुए होते, यानी पहले टोटल विद्यार्थी था कितना, तो आप कहेंगे 5x था। अब कह रहा है 35 विद्यार्थी कम होते तो घटा दीजिए। अच्छा जी, उसके बाद 9 और विद्यार्थी फेल हुए होते, तो पहले फेल वाले था कितना, तो आप कहेंगे पहले x था। अब क्या होगा, 9 और फेल होगा, तो जब 9 और फेल होगा तो 9 प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले फेल वालों की संख्या x था। अगर अब जितना पहले फेल हो रहा था उससे अगर अब 9 ज़्यादा फेल होगा तो 9 ऑब्वियस सी बात है कि जुट जाएगा। अब आपने ये जो रेशियो लिखा है ये क्या चीज़ का लिखा है, मुझे ये जानना है। तो आप कहेंगे ये जो आपने रेशियो लिखा है ये लिखा है टोटल और फेल वाले का। बहुत अच्छा, अगर टोटल और फेल वाले का रेशियो है तो राइट साइड भी तो टोटल और फेल वाले का लिखेंगे। तो टोटल यहाँ से निकालिएगा तो आ जाएगा 3 और फेल वाले का निकालिएगा तो 1, क्योंकि ये परिवर्तन के बाद ही तो बता रहा है ना कि अगर 35 कम हुए होते, 9 और फेल हुआ होता, तब जो नया वाला जो संख्या है, नया संख्या वाला जो है, तो ये नया संख्या हो गया 5x माइनस 35। ठीक है, और फेल वालों का संख्या हो गया x प्लस 9। अब इसको सोल्व करिए, तो ये 3x और 5x अगर सोल्व करिएगा तो ये घट के आ जाएगा 2x, और यहाँ 35 माइनस में 27 प्लस में, माइनस प्लस डिफरेंस करिएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 35 और 27 हो जाएगा 62, यानी x का वैल्यू इससे निकल जाएगा 31।
अब आपसे जो भी पूछा जाएगा उसका जवाब आप हंसते खेलते दे देंगे। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि अब आप हंसते खेलते दे देंगे। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी। तो स्टार्टिंग में कितना था, 5x था। स्टार्टिंग में टोटल विद्यार्थी हमने माना था 5x, और x का वैल्यू हमने 31 लाया है, और 31 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 155। यानी सबसे पहले जो विद्यार्थियों की संख्या रहा होगा मेरे दोस्त, वो रहा होगा 155। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर 39। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, मैथ्स का नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। 11 नंबर, इसको पढ़िए। इसको अगर आप देखेंगे, पहले इसको महसूस करिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। करा दी किसी द्विघात समीकरण के मूल m प्लस एन और m माइनस एन है, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा। मूल देकर के द्विघात समीकरण आपसे पूछेगा, तो द्विघात समीकरण के सूत्र होता है, मूल समझते हैं ना। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका मूल दो को मान लेते हैं, मान लो एक अल्फा है और एक बीटा है। मूल का मतलब होता है वेरिएबल का वह वैल्यू जिसे रखने पे, यानी चर का वह मान जिसे रखने पे जो द्विघात समीकरण होता है उसका वैल्यू शून्य हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मूल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं समीकरण की बात करूं कि द्विघात समीकरण बनाया किसे जाता है, तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, याद कर लीजिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मूल का योग है और मूलों का गुणनफल है, यानी सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब सुनिए, करा इसका मूल दो गो है m प्लस एन और m माइनस एन। तो आपको करना क्या है, अल्फा के जगह रख लेना है m प्लस एन, और बीटा के जगह रख लेना है m माइनस एन इंटू एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के जगह m प्लस एन, क्योंकि इसका रूट यही है, और यहाँ हो जाएगा m माइनस एन। जब आप इसको सोल्व करिएगा, बराबर में जीरो लगाइएगा क्योंकि समीकरण है, तो बराबर में अगर आप जीरो लगाइएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर आप देखिएगा तो n से n कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2m x, और यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर में जीरो। यानी कोई जरूर ऑप्शन होगा, अगर नहीं होगा तो डी होगा। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता दो अंकों की एक संख्या को उसके अंकों के उत्क्रमित करने पर प्राप्त संख्या में जोड़ा जाता है, तो योगफल हमेशा किससे कटेगा। देखिए, संख्या का लॉजिक थोड़ा सा समझिए। कोई भी आप दो डिजिट का नंबर ले लीजिए, ठीक ना, और इसको डिजिट को पलटिएगा तो ये हो जाएगा 32। अगर आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 55। मैं कहूँगा 100% वो 11 से कटेगा। कोई भी दो डिजिट का नंबर, इसको उलट के अगर हम जोड़ देते हैं तो जो नई संख्या बनेगा वो जो है 11 से पक्का कटेगा। तो ये 11 से देखिए हमेशा कट रहा है, आपसे पूछा भी यही जा रहा है। ठीक उसी तरह और इसका जब डिफरेंस करते हैं तो हमेशा वो 9 से कटेगा। तब 32 और 23 का जब डिफरेंस करिएगा तो आएगा 9। ठीक है, तो 9 से कटेगा, तो डिफरेंस हमेशा 9 से कटेगा और योगफल हमेशा 11 से कटेगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। एक चीज और, जितना बार में कटेगा वो अंकों का योग कहलाएगा। जैसे ये 5 बार में कटा तो संख्या के अंकों का योग देखिए, 3 2 5। ये मान लो 9 से भाग दीजिएगा तो कई बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 9 से भाग देंगे तो ये एक बार में कटेगा। तो देखिए अंकों का अंतर यहाँ एक को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लॉजिक है, इसको ध्यान से समझिए। तो हमेशा किससे कटेगा, तो 11 से। 11 तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो डी होगा इसका। चलिए आगे देखिए, ये सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति आवर है। वह 2 घंटे 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाकर अवनुप्रवाह में वापस आ सकती है। मतलब इसको 2 घंटे 45 मिनट लगता है, तो 12 किलोमीटर जाता है और वापस आता है। तो धारा की चाल आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा
नाव की चाल देखिए, नाव की चाल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे नाव की जो चाल है वो दे रखा है 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो धारा की चाल है, यानी स्ट्रीम का जो स्पीड है, धारा की जो चाल है, वो आप मान लीजिए फिलहाल x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बहुत अच्छा। जब पानी के साथ कोई चलता है नाव, तो साथ साथ चलेगा, जिसको हम लोग अनुप्रवाह बोलते हैं, इंग्लिश में उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, चाल जुट जाता है दोनों का। लेकिन यही जब अप स्ट्रीम में आएगा, अप स्ट्रीम मतलब समझ रहे हैं, ऊर्ध्व प्रवाह, यानी धारा के विरुद्ध जब चलेगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये वापस जाता है, यानी जाता है और वापस आता भी है, तो आने जाने में उसको लगता है 2 घंटे 45 मिनट। ये जो 2 घंटे और 45 मिनट, 45 मिनट को जब घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग दीजिएगा, तो 15 या 45, 15 चौ 60, तो 2 सही 3/4 आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये कहता क्या है, प्रतिकूल और फिर वापस आता है। जब प्रतिकूल, जब धारा के विरुद्ध, जब मान कर चलिए कि धारा के विरुद्ध जब चलेगा 12 किलोमीटर, तो ये 12 किलोमीटर उसका दूरी है, और जब धारा के विरुद्ध चलेगा तो उसका चाल घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स। याद रखिएगा, नाव की चाल में हमेशा धारा की चाल घटाना है, नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होगा किससे, धारा की चाल से, ये हमेशा याद रखना है। दूसरी बात, प्लस, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर, ये जो है ऊर्ध्व प्रवाह में गया है और फिर अनुप्रवाह में वापस आता है, तो 12 किलोमीटर दूरी होगा। लेकिन अनुप्रवाह में चाल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब इसको सोल्व करिएगा तो ये क्वाड्रेटिक चला जाएगा, लेकिन आपको सोल्व नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, जब आप सोल्व नहीं करिएगा तो आंसर कैसे लाइएगा। तो मैं कहूँगा कि भाई ऑप्शन चल जाइए, क्योंकि धारा की चाल पूछ भी रहा है। तो हम पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर 5 किलोमीटर पर आवर हम रखें, तो x के जगह अगर 5 रखेंगे, तो यहाँ अगर 5 रखेगा तो 11 में से 5 जाएगा 6, 6 दूना 12, यानी 2 घंटा यहाँ से निकल के आ जाएगा। 5 रखिएगा तो 11 5 16, यानी 12 बटे जब 16 करिएगा तो 4 या 12, 4 चौ 16, 3/4। तो बिल्कुल 2 सही, 3/4 घंटा बोल भी रहा था, लग भी रहा है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन से किया करिए, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको पढ़िए। ठीक है, दिख रहा होगा सबको। कहता एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष से हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 400 रुपया पर 10% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। देखिए यहाँ 2 प्रकार के ब्याज की बात हो रही है। तो साधारण ब्याज पर रखी गई धनराशि क्या है, तब मान लीजिए साधारण ब्याज पर ये P रुपया रखा होगा और साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज बता दीजिए। तो ब्याज का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, PRT/100 होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप कहेंगे 8 और टाइम 3 है, परसेंट का मतलब बटा में 100। ये साधारण ब्याज हुआ। अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो 4000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% वार्षिक दर से अगर 2 वर्ष का मुझे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो आप चाहें तब फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको याद रहेगा तब। क्योंकि 2 साल का जो ब्याज होता है उसका फार्मूला होता है 2x + x²/100%। इतना परसेंट का ब्याज होता है। तो यानी आपको इसके जगह x के जगह 10 रखना है, तो 10 दूना 20 और 1 21, यानी टोटल आ जाएगा 21% का ब्याज। तो आप कहेंगे 4000 का 21% निकाल लीजिए। तो 4000 का जब आप 21% निकालिएगा, 4000 का 21% निकालिएगा तो आ जाएगा 840, यानी इसका जो ब्याज बनेगा वो 840। अगर जिनको नहीं याद होगा CI निकालने का, तो वो दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, मैं बता देता हूँ, रुक जाइए। अगर 4000 रुपया मूलधन है, ठीक है, तो आपको पता है कि 10% ब्याज लगेगा, तो साधारण ब्याज के हिसाब से 10% लगाइएगा, तो पहला साल भी 400 देना पड़ेगा, दूसरा साल भी 400 देना पड़ेगा। ये होता है साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है मेरे दोस्त, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहला साल पर तो नहीं लगेगा, क्योंकि पहला साल का SI CI सेम होता है। दूसरा साल में ब्याज पर ब्याज, तो इसका जब आप निकालिएगा 10%, यानी 1/10, तो ये आ जाएगा 40, यानी 40 का और ब्याज लगेगा। टोटल ब्याज जोड़ दीजिएगा तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। 4 4 840। तो वही मैंने बताया कि 840 आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो
तो ये जो 840 रुपये का जो ब्याज आ रहा है, ये जो 840 रुपये का ब्याज आ रहा है, तो यहाँ बोला क्या जा रहा है कि 4000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। चक्रवृद्धि ब्याज का आधा ब्याज बनता है साधारण ब्याज। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये 420 बार में आप अगर इसको काटिएगा 3 से तो इतना बार में, 4 से 2 बार में, और 4 से इसको काटिएगा 25 बार में, और 2 से इसको काटिएगा तो 70 बार में। सॉल्व करिएगा तो 25 सत्ते 75 से एगो जीरो बैठाइएगा यानी 1750, यानी 1750 सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए क्या करता है। पढ़िए, कहता एक कारखाने में मजदूरों का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा और उसकी संख्या 3:2 के अनुपात में घटा, है ना। यदि कारखानों का वर्तमान बिल 5000 रुपया है तो उसका मूल वेतन कितना था। मजदूर का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा, यानी अगर मैं वेतन की बात करूं ना तो सुनिएगा, वेतन मान लीजिए पहले 22 रुपया पर आदमी को मिलता था, तो अब जो वेतन मिलने लगा है वो 25 रुपया पर आदमी, ठीक। और लेकिन संख्या जो है घटा दी गई है, यानी अगर मैं संख्या की बात करूं तो संख्या घटा दिया गया है 3:2, यानी पहले अगर फैक्ट्री में 3 आदमी काम करते थे तो अब फैक्ट्री में 2 आदमी ही काम कर पाते हैं। अच्छा, तो अगर मैं कुल वेतन की अगर मैं बात करूं, कुल वेतन की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो अगर एक आदमी को अगर 22 यूनिट मिल रहा है तो 3 आदमी को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 66 यूनिट मिलेगा। अगर एक आदमी को 25 यूनिट मिल रहा है तो 2 आदमी को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 50 यूनिट मिलेगा। बहुत अच्छा, कह रहा है कि वर्तमान जो है, वर्तमान बिल 5000 रुपया है। वर्तमान मतलब अभी फिलहाल ये 5000 है, और यहाँ वर्तमान में दिखा रहा है 50 यूनिट, तो 50 यूनिट 5000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका मूल वेतन कितना था स्टार्टिंग में, तो 66 से गुना, यानी ये जो आ जाएगा फाइनली 66 पे 2 जीरो, 66 पे 2 जीरो कोई नहीं है तो आपका डी हो जाएगा। यानी डी नंबर ऑप्शन, जिनके पास कॉन्फिडेंस है वही मारते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर गलती हो गया तो फिर से बनाने लग जाते हैं कि लगता है हम कहीं गलती तो नहीं बना दिए हैं। तो इस तरह से ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ें कि जो मैं बना रहा हूँ वही सही है, ठीक है। जब तक आपके भीतर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप परेशान रहेंगे, इसलिए कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्सेप्ट से। आप चीज़ों को समझिए, रटना बंद करिए, बस कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम और उसके महत्तम 16 गुना, लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 16 गुना है। यानी जो एलसीएम और एचसीएफ की जो बातचीत कर रहा है तो इसका ही 16 गुना। अगर एचसीएफ 1 मानते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे समझिए। कहता है लघुत्तम और महत्तम का योगफल 885 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 885 यूनिट है, 885 है, और यहाँ 17 यूनिट है। तो 17 यूनिट का वैल्यू 885 है, 1 यूनिट का वैल्यू, या आप ऐसा करिए 17 को 885 बना दीजिए, तो आप कहेंगे 17 × 85, यानी कर दीजिए ना सर 50 से गुना। बहुत अच्छा, यानी एलसीएम आ जाएगा 16 × 80 यानी 800, और जब एचसीएफ की बात करिएगा तो ये आ जाएगा 50। तो आपने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। अब कहता है यदि एक संख्या 50 है, एक संख्या अगर 50 दे रखा है तो दूसरी संख्या क्या होगा। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, आप फार्मूला क्या पढ़े होंगे, मासा गुना लासा, मासा गुना लासा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बस यही काम करिए। यानी एचसीएफ, तो एचसीएफ है 50, अगर मैं बात एलसीएम की करूं तो ये है 800, अगर मैं बात पहली संख्या की करूं तो ये है 50, और आपसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या, कर दीजिए सोल्व। 50 से 50 कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या फाइनली जो आ जाएगा मेरे दोस्त वो आ जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 800। यानी दूसरी संख्या की अगर बातचीत करेगा तो दूसरी संख्या 800, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही है सही। आगे बढ़िए, देखिए थोड़ा आराम आराम से करा रहे हैं सॉल्यूशन।
ताकि आप समझ के चलें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप नहीं सीखते हैं और 100 क्वेश्चन अगर कर भी लेते हैं आप एक दिन में, तो फिर ज़्यादा फायदा आपको होने वाला नहीं है। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन आप समझ के चलते हैं ना, तो फिर वो आपको काम कर जाएगा। कोई व्यक्ति 1000 रुपया में 4 मेज और 5 कुर्सी खरीदता है। उसके पास 1000 रुपया था और 1000 रुपया में क्या किया, वो 4 गो मेज और 5 कुर्सी खरीदा। आगे पढ़िए। यदि मेज को 10% लाभ पर, अगर वो मेज को क्या करता है 10% लाभ पर, मेज को 10% लाभ पर, ठीक है, और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचकर 120 रुपये का लाभ कमाता है टोटल पर 120 रुपये का लाभ कमाता है, तो मेज की लागत मूल्य क्या है? एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन आप पढ़े होंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, कि जब दो चीज़ को मिला करके कोई नया चीज़ बनाया जाता है तो वहाँ पे एलिगेशन यूज करते हैं। और रिस्पेक्ट क्या है, जब भी बात होती है लाभ और हानि की, तो ये लाभ हानि जो होता है हमेशा क्रयमूल्य पे बातचीत किया जाता है, तो रेशियो क्रयमूल्य का निकलेगा। तो यहाँ पर 10% का लाभ है। अगर 10% का लाभ है, ध्यान से सुनिएगा, 10% का लाभ है और दूसरे कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा है, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा है। ये कुर्सी नहीं है, मेज है। ये क्या है? मेज है। और ये है कुर्सी। लेकिन मेज कितना है तो आप कहेंगे 4, और कुर्सी कितना है तो आप कहेंगे 5। बहुत अच्छा। पूरे पर 120 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन अगर यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट है, तो यहाँ भी परसेंट है। आप चाहते हैं कि हम नंबर में रखें तो नंबर में भी आप रख सकते हैं। मैं दोनों तरीका से आपको बता देता हूँ। पहले परसेंट में चेंज करता हूँ। तो 1000 रुपया पर लाभ लिया है 120, तो 100 पर कितना लाभ लेगा? 100 पर जितना लाभ लेगा वो परसेंट कहलाता है। तो ये आ जाएगा टोटल 12%। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा तो ये आ जाएगा 12%। इधर के अंतर इधर फेंक दीजिए, इधर के अंतर इधर। तो 20 और 12 में 8 का अंतर, और 10 और 12 में 2 का अंतर। अगर आप यहाँ से रेशियो करिएगा तो 2 से 1 बार में और 2 से 4 बार में, ठीक है। अच्छा, एक मेज की लागत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। टोटल 1000 रुपया होता है, ठीक है। ये जो आप क्रयमूल्य देख रहे हैं टोटल 5 है, या अगर 8 रहे देते तो भी अच्छा रहता। अच्छा कोई बात नहीं, अगर ये 5 है तो 5 को 1000 बनाना है, यानी 5 को 1000 बनाने के लिए 200 से गुना, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं 800 रुपया, ये 4 मेज का क्रयमूल्य है। क्योंकि जब भी लाभ हानि की बात होती है तो क्रयमूल्य पर ही, तो जो रेशियो लिखना है ना, ये क्रयमूल्य का निकला है। तो एक मेज का लागत मूल्य बता रहा है, तो 4 मेज का लागत मूल्य आ गया कितना निकल कर, तो आप कहेंगे 800। तो 4 मेज का 800, तो एक मेज का कैसे 100? 200। बहुत अच्छा। तो एक मेज का कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 200। मैंने कहा इसका दूसरा क्या तरीका था कि अगर आपको परसेंट निकालने में दिक्कत हो रहा है, समझ में कम आ रहा है, तो आप परसेंट को गोली मारिए, आप नंबर में ही रह दीजिए। आप क्या करिए कि 10% लाभ पर, तो 1000 का 10% निकाल लीजिएगा, तो 1000 का 10% कितना होगा? तो आप कहेंगे जब 1000 का 10% हम निकालेंगे, 1000 का 10% कितना होता है? 100 होता है। फिर अगर आप देखिएगा 20%, तो 1000 का 20% कितना होता है? 200। अब पूरे में है 120, यहाँ से भी करिएगा तो रेशियो वही आएगा। तो इधर आ जाएगा 20 और इधर कितना आ जाएगा जी? 200 में 120 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 80 ना। तो इधर 80 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, यानी रेशियो आ जाएगा 1 और 4। यहाँ भी देखिए रेशियो 1 4, 4 1 का था, वहाँ भी 4 1 का था। तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, इसको पढ़िए। चलिए देखते हैं। साइन 7a प्लस साइन 3a बटा कॉस 7a प्लस कॉस 3a का मान क्या होगा? तो आप करिए क्या, एक फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का एक फार्मूला होता है और एक कॉस सी प्लस कॉस डी का। दोनों फार्मूला आपको याद रखनी है। वो फार्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं। तो साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहां लिख लीजिएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्या लिखा हुआ है? कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं रहा है इस तरह से। कॉस सी प्लस डी अगर पूछेगा
कॉस सी प्लस डी अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू आई इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। प्लस रहेगा तो कॉस कॉसे में रहेगा, ठीक है, साइन में चेंज हो जाता है, साइन कॉस मिक्स हो जाता है। तो 4 को इसमें फार्मूला होता है, चारों फार्मूला को आप याद कर लेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का क्या फार्मूला यूज करिएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी यानी 7 3 10 बटा 2 करिएगा तो 5 आ जाएगा। आई इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो 7 में से 3 गया 4, 4 के आधा 2 है, तो कॉस यहाँ से 2a निकल के आ जाएगा। फिर नीचे देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 करिएगा तो यही आ जाएगा 5a। आई इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू यानी 2a। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा tan, और एंगल यहाँ क्या है 5a, यानी इसका जो फाइनली आ जाएगा वो tan 5a आ जाएगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आप देखें तो बहुत ही छोटा सवाल है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। करा a प्लस बी 5 होना चाहिए, a इंटू बी 6 होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा। आप डायरेक्ट सोच सकते हैं 3 2 5 3 दूना 6, तो डायरेक्ट तीसरा नेत्र खोलिए 3 2 5 3 दूना 6, यानी a का वैल्यू 3 b का वैल्यू 2, तो करा a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 3 का क्यूब और 2 का क्यूब 27 और 8 35, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। लेकिन हर बार आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये भी सावधान हो जाइएगा, बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका। तो आप करिए क्या, आप जानते हैं कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ना फार्मूला, वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमें क्या क्या चाहिए वैल्यू निकालने के लिए, तो आप कहेंगे हमें जो वैल्यू चाहिए वो a प्लस बी का चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, तो आप a प्लस बी के जगह 5 रख लीजिए। फिर चाहिए ए बी, तो ए बी का वैल्यू ऑलरेडी है, ए बी का वैल्यू कितना है 6। आंसर लाने के लिए हमें चाहिए तो चाहिए केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर आएगा कैसे, तो यहाँ अगर गौर से देखिएगा तो a प्लस बी यहाँ 5 है, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी के जगह आप कितना रखेंगे 6, तो ये 25, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 25 में से 12 घटा दीजिएगा तो 13, तो 5 ये 13 माइनस 6 यानी 7, 7 5 35। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना था, डायरेक्ट ये सब करना है, मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक ना। तो बहुत अच्छा, चलिए आगे देखते हैं क्या है, इसको देखिए। इसको करना कैसे है, करा ABCD व्यास एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। अच्छा ये व्यास है, तो व्यास यानी सेंटर से गया होगा, ठीक है, सेंटर से गया होगा, ठीक है, सेंटर से गया होगा। बहुत अच्छा, अगर इस सेंटर से गया होगा तो कह रहा है BOD 50 है, जो कि लिखा हुआ है, और DOA तो आसान है जी, सीधा लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें 50 ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये आ जाएगा कितना 130, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, टाइम थोड़ा हो गया है इसीलिए मैं क्या करता हूं, अब मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। देखिए क्या है, ठीकिएगा, सीखिएगा। करा यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 21 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के एक्स प्लस 35 बराबर 0 एक सार्वनिष्ठ मूल है, सार्वनिष्ठ यानी कॉमन रूट है। कॉमन रूट बोले तो जैसे मान लीजिए x के जगह 3 रखने पे वैल्यू 0 हो रहा है, तो उसमें भी x के जगह 3 रखने पे वैल्यू 0 आएगा, उसको बोलते हैं कॉमन रूट, सार्वनिष्ठ मूल। तो k का मान आपसे पूछा जा रहा है, अगर इसको आप सोल्व करिएगा ना तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को करिए क्या, ऑप्शन से बनाइए। जैसे k का वैल्यू हम ले लेते हैं पहला ऑप्शन में 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, k जहाँ है वहाँ 4 रखिए वहाँ पे, और दूसरा जो है ऑप्शन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी k है तो k के जगह 4 रखिएगा तो आ जाएगा 12x प्लस 35। अब इसको सोल्व करिए,
सोल्व भी करना है तो डायरेक्ट करना है, ये नहीं कि पूरा कॉमन लेके तोड़ते जा रहे हैं। तो -21 है, -21 को यानी एक -21 एक्स स्क्वायर को 2 टुकड़ा में तोड़िए जिससे -4 आ जाए। -21 एक्स स्क्वायर आ रहा है फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पे, तो -4 आना चाहिए। आप कहेंगे 7 और 3 में तोड़ दीजिए, आ जाएगा। लेकिन माइनस लाना तो बड़का को माइनस और छोटका को प्लस, यानी ये जो टूटेगा -7 और +3 से टूटेगा। ठीक है, अब मैं आंसर करने के लिए आपको डायरेक्ट बताता हूँ, वो कैसे सीखो। -3 उधर -7 उधर जाएगा तो +7, आप +3 उधर जाएगा तो -3। आई जो गुना में यहाँ देखिएगा ना, कोफिशिएंट अगर 1 है तो आप 1 से भाग दे दीजिएगा, ये डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया, तो आप कहेंगे 7 और -3। उसी प्रकार से इसको तोड़िए, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 12, यानी -7 और -5 से ही टूट रहा है। तो -7 उधर जाके +7, -5 उधर जाके +5, ये डायरेक्ट x का वैल्यू आपको निकल गया। अब देखिए तो 7 कॉमन रूट आ गया दोनों का, इसमें भी x बराबर 7 आया, उसमें भी x बराबर 7 आया, यानी 4 बिल्कुल सही है। लेकिन इतना जल्दबाजी मत करिए, गलत हो सकता है। अगर 4 सही है तो -4 पर चेक करने में क्या जाता, हो सके -4 पर भी सही हो जाए। और जब वो सही हो जाएगा तो ना तो ए होगा ना बी होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आप करिए क्या, अभी क्या करिए, -4 रखिए। जब -4 रखिएगा तो होगा क्या, यहाँ खाली प्लस हो जाएगा। मैं दूसरा पेन से कर देता हूँ, न तो आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ खाली प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे प्लस हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और जब 4 लाना है तो ई प्लस हो जाएगा, ई माइनस। और जब 4 लाना है तो ई प्लस हो जाएगा, और वो ये प्लस हो जाएगा, वो भी प्लस हो जाएगा। जब आप यहाँ से सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा -7 और +3, और यहाँ सोल्व करिएगा तो -7 और वही आ जाएगा -5। लेकिन यहाँ भी तो कॉमन रूट है -7, क्योंकि x बराबर -7 रखेंगे तो ये ऑप्शन भी सेटिस्फाइड करेगा, वो ऑप्शन भी सेटिस्फाइड करेगा। यानी ये भी सही है, ये भी सही है। जब दोनों सही है तो आपका सी सही होगा, ठीक ना। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही, थोड़ा आराम आराम से पढ़ाए हैं केवल इसलिए ताकि आप चीज़ों को समझते हुए चलें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी सेट में बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इंतज़ार करिए, कल जो है इससे आगे हम आपके साथ जुड़ेंगे, और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करेंगे बिल्कुल अलग तरीके से। तो ये सब आज हम आपको दिखा दिए हैं। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।